अमन और चैन कायम रहे, देश तरक्की की राह पर तेजी से आगे बढ़े। हर हिंदुस्तानी यही चाहता है, लेकिन इस तरक्की पसंद सोच के दुश्मन भी कम नहीं है। तो ऐसे दुश्मनों को माकूल जवाब देने के लिए हमारी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां तो हैं, लेकिन खौफ तब होती है जब कुछ सियासतदां अपनी सियासत या वोटों के चक्कर में ऐसे तत्वों को प्राणवायु दे देते हैं। वैसे भी अगर आपको याद हो तो आंतरिक सुरक्षा का लहू बढ़ाने की कोशिशें देश ने बार बार देखी हैं। दिल्ली में सीएए के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में किस तरीके से दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को धुआं कर दिया गया, ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि इसके पीछे पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, और अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें भी इनके सम्मिलित होने की आशंका है। ये खैर अभी जांच का विषय है, लेकिन दिल्ली से 2500 किलोमीटर दूर की ये तस्वीर आपको दिखाते हैं, जिसको देखकर आपको इस सियासत पर तरस आएगा और गुस्सा भी। ये तस्वीरें पुदुचेरी की हैं। 20 जनवरी को पीएफआई के कार्यक्रम में सीएम नारायणसामी पहुंचे। पीएफआई ने खुद को कोरोना काल का मसीहा बताने की कोशिश की और इस दावे पर सरकारी ठप्पा लगवाने के लिए राज्य के सीएम वी नारायणसामी को आमंत्रित किया। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता वी नारायणसामी पीएफआई के देश विरोधी कारनामों को जानते हुए भी उसके कार्यक्रम में पहुंचे और इस संगठन की तारीफों में कसीदे कर डाले। பட்ட காலத்திலே முன்வந்து பணிபுரிந்த இந்த பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா அமைப்பினுடைய பொறுப்பாளர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை முதலில் தெரிவித்து, இஸ்லாமிய சமுதாயத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் புதுச்சேரி மாநிலத்துடைய வளர்ச்சிக்கு பாடுபடுவது மட்டுமல்லாமல் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் உள்ள மக்களுக்கு இடர்பாடுகள் ஏற்பட்டால் முன்பாக வந்து அவர்களுக்கு ஜாதி மதம் இனம் என்று பார்க்காமல் உதவி செய்கின்ற மனப்பான்மை கொண்டவர்கள்। कोरोना तो कोरोना, आओ भगत से सीएम साहब इतने ज्यादा गदगद हो गए कि उन्होंने 2004 में आई सुनामी में भी सबसे बड़ा सेवादार पीएफआई को बता दिया। अपने आप को मसीहा बताने की उम्मीद शायद पीएफआई को भी नहीं रही होगी। तो तारीफों के इस तारतम्य को पीएफआई ने तुरंत अपने ऑफिशियल फेसबुक हैंडल पर डाला और सीएम साहब ने भी खुद को कृतार्थ मानते हुए ये सौभाग्य जनता से साझा कर दिया। साजिश वाले ये हाथ हाथरस कांड के बाद के हालात को दंगे में बदल देने के आरोपों से भी सने। हंगामा बड़ा हो गया था, लेकिन वक्त रहते साजिश का पता चल गया और केरल से चले पीएफआई के कथित दंगा विशेषज्ञ चट्टे बट्टे मथुरा में एक्सप्रेसवे पर पकड़ लिए गए और पीएफआई की साजिश की कलई खुलकर सामने आ गई। तब हाथरस साजिश के आरोपी के परिवार से मुलाकात करके कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी विवादों में घिर ही चुके हैं। पीएफआई की सोच आतंक से लेकर आंतरिक सुरक्षा पर चुनौतियों तक बहुत खतरनाक है। इस संगठन पर जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद की साजिशों की मुहिम देश भर में चलाने का आरोप है। केवल केरल की बात करें तो वहां की पुलिस पीएफआई के जरिए किए गए 97 जबरन धर्मांतरण की रिपोर्ट एनआईए को दे चुकी है और 94 लव जिहाद के मामले एनआईए की जांच के दायरे में हैं। विदेशी लिंक और फंडिंग का जाल ऐसा है कि विवादित हदिया केस मामले में पीएफआई ने कानून लड़ाई के लिए 1 करोड़ रुपए बड़ी आसानी से खर्च कर दिए थे। एक ऐसा संगठन जिसके ऊपर 600 आपराधिक मुकदमे पूरे देश में चल रहे हों। एक ऐसा संगठन जो हिंदुओं की हत्या और उनके खिलाफ साजिश रचने के लिए बदनाम है। जाहिर सी बात है कि ऐसे संगठन से सियासी सुरमाओं की गलबहियां खतरनाक है, लेकिन ये गलबहियां हुई, खुलकर हुई और बता गई कि दलों की सत्ता लोलुप राजनीति अब इतनी स्तरहीन हो चुकी है कि शायद देश की आंतरिक सुरक्षा से भी समझौता करने के लिए पलक पामड़े बिछाए बैठी है। अगर ऐसा ना होता तो वी नारायणसामी किसी कीमत पर पीएफआई के मंच पर नहीं जाते। अगर जाते तो सुधर जाने का संदेश देकर आते, लेकिन जो वी नारायणसामी ने किया वो ऐसा कृत्य है तो उनके साथ ही साथ उनकी पार्टी की विचारधारा को भी सवालों के घेरे में खड़ा करता है। पिछले कुछ सालों में देश में जितनी बड़ी घटनाएं हुई हैं जिनसे देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है, उन सब में पीएफआई का नाम जरूर आया है।
हिंदुओं के खिलाफ हिंसा से लेकर आईएस लड़ाके मुहैया कराने तक की साजिश में पीएफआई का नाम आता रहा है। ये वो खतरनाक संगठन है जिसने पूरे देश के लोगों को उकसाया था, खासतौर से मुस्लिमों को, तो केवल वो शरिया अदालतों में ही जाएं और उसके फैसलों का ही सम्मान करें और उस पर भरोसा करें। और ये वो खतरनाक कार्यप्रणाली और सोच वाला संगठन है जिसने अपने मुखपत्र में ओसामा बिन लादेन को शहीद का दर्जा दिया था। अब चलिए आपको वो राज की बात बताते हैं जिसके लिए हमने आपको ये पूरी तस्वीर दिखाई है। दरअसल जो तस्वीर पुदुचेरी में बनी वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का वो नया नमूना है जो काफ़ी खतरनाक है। इस तस्वीर में किसी भी कीमत पर अल्पसंख्यकों के वोट को साधने की खतरनाक सोच शामिल है। और ये तस्वीर इसलिए गढ़ी गई क्योंकि पुदुचेरी में भी विधानसभा चुनाव हैं और जीत के लिए पीएफआई के मंच पर चढ़ने और उसकी तारीफ करने का भी गुरेज खत्म हो गया है। पुदुचेरी की 30 सीटों में 6% मुसलमान वोटर हैं। पुदुचेरी में इसी हित को साधने के लिए सीएम नारायणसामी उस संगठन के मंच पर जाकर सुशोभित हो गए जिसने केरल को कन्नूर में टेरर कैंप खड़ा कर देने की हिमाकत की। और इस बात का जिक्र 2013 में एनआईए ने स्पेशल एनआईए कोर्ट में किया। और ये किसी कीमत पर नहीं माना जा सकता कि सीएम नारायणसामी को इन तथ्यों की जानकारी नहीं होगी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की एक और खतरनाक करतूत जान लीजिए। आईएसआईएस के लिए ये संगठन कंसल्टेंसी सरीखा है। आरोप यह है कि पीएफआई के कई सदस्य रिक्रूट होकर आईएसआईएस जंग लड़ने के लिए सीरिया की ओर रुख कर चुके हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति के लिए ऐसे तत्वों के साथ में मंच साझा करना उचित है। सवाल ये भी उठता है कि ऐसी विध्वंसकारी सोच के लोगों को शाबाशी देना कहां तक उचित है। और इन सवालों के साथ ही हम एक और राज की बात आपको बता दें। वो बात है पीएफआई की रणनीति की। उसकी कोशिश ये है कि देश के, समाज के तमाम वर्गों को साथ लेकर वो ये सुनिश्चित करे कि लोग उसको शाबाशी दें, यानी उसको रिकॉग्निशन दें। और इस पे वो कामयाब हो रही है नारायणसामी जैसे लोगों की वजह से। तो जहां पीएफआई तो गदगद है मुख्यमंत्री साहब के बयान से, वहीं सुरक्षा एजेंसियां सदमे में हैं कि आखिर अब जो इनके खिलाफ जांच है और जो इन पर आरोप हैं उनका अंजाम क्या होगा। उत्तर प्रदेश के उत्तम प्रदेश बन जाने के बड़े बड़े दावे आपने खूब सुने होंगे। सड़कें चकाचक हैं, विकास की रफ्तार लकालक है और पूरा प्रदेश बिजली से दमक रहा है, आदि आदि इस तरीके की तमाम चीजें आपने सुनी होंगी। लेकिन आज राज की बात में बात हम करेंगे पावर की। पावर यानी ऊर्जा की और बिजली विभाग की। तो बिजली तो खूब आ रही उत्तर प्रदेश में, पहले की तुलना में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उपभोक्ता फिर भी परेशान है। आखिर वो क्यों, यह भी हम आपको राज की बात में बताएंगे। और बात करेंगे कि जो बढ़े हुए बिल लोगों के पास में आ रहे हैं उसके गुनहगार कौन है और उनके पनाहगार कौन है। कैसे सरकार के सख्त तेवरों और स्पष्ट निर्देशों के बावजूद उपभोक्ताओं को गलत बिलों को दुरुस्त कराने में जूझना पड़ा। साथ ही सरकार को इन गलत बिलों की वजह से राजस्व का भी हुआ नुकसान। बावजूद इसके कैसे अफसरों का नहीं बदला काम करने का ढर्रा। और अब जब विभागीय मंत्री को खुलकर सामने आना पड़ा तो अफसर तो हटे, लेकिन कोई सजा जैसी पोस्टिंग के बजाय और बेहद अहम जिम्मेदारी से नवाज दिए गए। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में कुछ भी छोटा नहीं होता। यहाँ पर जो भी होता है वो बड़ा होता है और उसकी धमक भी बहुत दूर तक सुनाई देती है। आपने सुना होगा नाम यूपीपीसीएल यानी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यूपीपीसीएल हमेशा बिजली आपूर्ति की संस्था के रूप में नहीं जाना गया। जाना यह गया कि पीएफ घोटाला यहाँ पर हुआ। जाना इसलिए गया क्योंकि यहाँ पर लोगों के गलत बिल जा रहे हैं। तो पीएफ घोटाले में आपको याद होगा एपी मिश्रा अभी तक अंदर हैं, लेकिन उस समय जो यहाँ पर ऊर्जा सचिव और यूपीपीसीएल के चेयरमैन थे आलोक कुमार, उन्हें केंद्र में ऊर्जा सचिव बना दिया गया है। इसी तरह बिलों के चक्कर में जो घालमेल चल रहा था उसमें ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के खुलकर सामने आने के बाद अरविंद कुमार को यूपीपीसीएल चेयरमैन और ऊर्जा सचिव से हटाया गया। लेकिन सही बिजली बिल बनवाने में नाकाम
और राजस्व जुटाने में असफल रहने के बाद अरविंद कुमार को प्रदेश में उद्योग लगवाने और लाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। उन्हें औद्योगिक अवस्थापना विभाग में प्रमुख सचिव बनाया गया है। मतलब गलत बिलों से जनता हैरान हुई, उसका शोषण हुआ, बिजली के बिलों को सही कराने के नाम पर चक्कर काटने पड़े, कुछ को दलालों का सहारा लेकर पैसा देना पड़ा, तब बिल सही हो पाए। जनता तो परेशान हुई ही और गलत बिलों का भुगतान लोग नहीं कर सके, इसलिए विभाग का भी नुकसान हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऊर्जा मंत्री के बार बार मोर्चा लेने के बाद चेयरमैन तो हटाए गए, मगर सवाल यही कि यूपीपीसीएल की कार्यप्रणाली क्या अब सुधरेगी? निगम होने की वजह से यह स्वायत्त अंग है। बिजली बिलों की गड़बड़ी से लगातार प्रदेश सरकार की किरकिरी होती रही है और उपभोक्ताओं को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को खुद सामने खुलकर आना पड़ा। ये इस बात की तस्दीक करता है कि उत्तर प्रदेश में खास तौर से ऊर्जा मंत्रालय में किस तरीके से अधिकारियों की मनमानी चल रही थी। उन्होंने इस मसले को सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उठाया। आपको ये बताना जरूरी है कि श्रीकांत शर्मा कद्दावर नेता हैं और दिल्ली में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के भी नजदीकी माने जाते हैं। इस वजह से वो अधिकारियों के इस नेक्सस के खिलाफ खड़े हो गए और इस मामले को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने की कोशिश करते दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। तब श्रीकांत शर्मा ने खुद डाउनलोडेबल बिजली बिल का लक्ष्य न पूरा होने पर मोर्चा खोला, खुद कई जगह छापे मारे, सीएम योगी आदित्यनाथ से व्यक्तिगत स्तर पर मामला उठाया, यहां तक कि यूपीपीसीएल चेयरमैन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए ट्वीट पर पूरे मसले पर लिखा। श्रीकांत शर्मा ने ट्वीट किया, उपभोक्ताओं को सही बिल समय पर मिले, यह यूपीपीसीएल चेयरमैन की जिम्मेदारी है। जुलाई 2018 में बिलिंग एजेंसियों से हुए करार के मुताबिक 8 माह में शहरी व 12 माह में ग्रामीण क्षेत्रों में 97% डाउनलोडेबल बिलिंग होनी थी, लेकिन आज भी यह मात्र 10.64% है। यह घोर लापरवाही है। ऊर्जा मंत्री ने यूपीपीसीएल चेयरमैन के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी और यूपी सरकार को भी ट्विटर पर टैग किया। जरा सोचिए कि एक मंत्री को अपने ही विभाग की कमियों को सार्वजनिक पटल पर रखना पड़ता है और अपने ही विभाग के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ता है, तो कितना विवश हो गया होगा, ये समझने वाली बात है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मीटर रीडिंग का काम यूपीपीसीएल ने HCL और फ्लुएंट ग्रिड को दिया हुआ है। फ्लुएंट देहात क्षेत्रों के बिल बनाती है और HCL शहरी क्षेत्रों की। असली समस्या आ रही थी देहात क्षेत्रों के बिलों में, जहां पर डाउनलोडेबल बिल नहीं निकल पा रहे थे और इसकी वजह से किरकिरी सरकार की हो रही थी। बार बार विभाग के चेताने के बाद भी इस मसले को संबोधित नहीं किया गया। अंततः श्रीकांत शर्मा को खुलकर सामने आना पड़ा और ये जो तस्वीर आपके सामने आई है, इसका मतलब सिर्फ ये भी नहीं है कि एक गड़बड़ी चल रही थी विभाग में। वास्तव में ये उत्तर प्रदेश में चल रहे शक्ति असंतुलन का भी एक बड़ा नमूना है। अब असली मुद्दा जो उपभोक्ताओं को समस्या उठानी पड़ रही है, उस राज से उठाते हैं पर्दा। फ्लुएंट ग्रिड जो गांवों में बिलिंग और कलेक्शन का काम कर रही है, उसको लेकर ही सवाल उठाए गए। ऊर्जा मंत्री का ट्वीट भी आपने देखा कि वह गांवों में बिलिंग व्यवस्था को लेकर ही था। अब ये गड़बड़ कहां हो रही थी और कौन इसके लिए जिम्मेदार है, कुछ तथ्य आपके सामने रखते हैं जिससे स्वतः सब साफ हो जाएगा। डाउनलोडेबल बिल का मतलब ये हुआ कि कंपनी का प्रतिनिधि मीटर की रीडिंग के लिए जिसके घर पहुंचा, वहां आधुनिक तकनीक से मीटर का डाटा उसके पास स्थित यंत्र में आया और वही उसने उपभोक्ता को कॉपी दे दी। पाया गया कि इस तकनीक से जो बिल निकल रहे थे उसमें गलतियां कम थी। वैसे यूपीपीसीएल के साथ बिलिंग वाली कंपनियों का जो अनुबंध है, उसके मुताबिक मीटर रीडिंग एजेंसियों को स्वचालित मीटर रीड डाउनलोड मोड का उपयोग करके 100% बिल बनाने थे। यदि मीटर रीडिंग स्वचालित डाउनलोड मोड के माध्यम से की जाती है तो मीटर रीडिंग बिल एप्लीकेशन पर विशेष सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपने आप डाउनलोड हो जाती है, जिससे मैन्युअल त्रुटियां करना असंभव हो जाता है। अभी तथ्य है कि गांवों में स्वचालित मीटर रीड डाउनलोड मोड का उपयोग करके 10% से भी कम बिल बनाए जा रहे हैं।
खास बात यह है कि फ्लुएंट को लेकर लगातार विवाद उठते रहे। प्रयागराज डिवीजन की तरफ से इस कंपनी को कारण बताओ नोटिस भी दिया गया और इसकी तकनीक पर भी गंभीर सवाल है, लेकिन यूपीपीसीएल के अधिकारियों का सॉफ्ट कॉर्नर इस कंपनी के प्रति रहा। यहां तक कि मीटर रीडिंग एजेंसी के लिए जो निविदा निकाली गई वो भी तीसरी बार टल चुकी है। ऐसे में श्रीकांत शर्मा को खुलकर आना पड़ा तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यहां तक कि हाल में ही भारत सरकार की एक नवरत्न कंपनी ने यूपीपीसीएल के प्रबंधन को प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें उन्होंने पूरे अनुबंध को संभालने की पेशकश की और ऐसे समाधान पेश किए कि जो बिलिंग त्रुटियों को कम करने में मदद करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उपभोक्ताओं को समय पर और सही बिल दिए जाएं। वे मौजूदा मीटर रीडिंग एजेंसी की तुलना में 30% से 40% कम कीमत पर ऐसा करने को तैयार थे, जिससे अगले कुछ वर्षों में यूपीपीसीएल को 200 करोड़ से अधिक की बचत हो सकती थी। ये बचत अंततः कम बिजली दरों के जरिए उपभोक्ताओं को दी जा सकती है। यूपीपीसीएल के प्रबंधन ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। खैर, ऊर्जा मंत्री के अडिग और आक्रामक रवैये का असर हुआ और यूपीपीसीएल के चेयरमैन अरविंद कुमार को औद्योगिक अवस्थापना में भेज दिया गया। और शर्मा का एक तर्क यह भी था कि यूपीपीसीएल का चेयरमैन और ऊर्जा सचिव अलग अलग व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि यूपीपीसीएल का चेयरमैन अपने विभाग का हित देखे और वहीं ऊर्जा सचिव सरकार और जनता का, उपभोक्ताओं का हित देखे, तो इस तरीके से संतुलन बना रहेगा। शर्मा की ये बात भी अब मान ली गई है। तो अब राज की बात यह है कि बिलों में गड़बड़ी के साथ साथ जो भी अनियमितताएं चल रही थी, अब उन पर तेजी से काम करके सुधार किया जाएगा। इसको लेकर ऊर्जा मंत्री ने साफ साफ ताकीद की और ट्वीट पर लिखा कि सही बिल सही समय पर उपभोक्ताओं को मिले, प्रो बिलिंग 100% हो, यह यूपीपीसीएल चेयरमैन सुनिश्चित करें। लापरवाह डिस्कॉम्स पर दंडात्मक कार्रवाई करें। उपभोक्ता सेवा में शिथिलता बर्दाश्त नहीं है। फिर दूसरा ट्वीट उन्होंने किया कि उपभोक्ताओं का उत्पीड़न स्वीकार्य नहीं, सरकार उपभोक्ताओं की है। प्रमुख सचिव ऊर्जा उपभोक्ता सेवाओं की सतत निगरानी करें। अनियमितता मिलने पर संबंधित की जवाबदेही तय कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बेहद क्षमतावान और ऊर्जावान मानी जा रही उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा की व्यवस्था तो सुधरी है, लेकिन बिलों की व्यवस्था सुधरना बाकी है। अब ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जब खुलकर सामने आए तो बेलगाम नौकरशाही को एक जवाब और एक संकेत जा पाया है, लेकिन इनको जिस तरीके का संरक्षण मिल रहा था उससे निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र जिस राज्य से आता है और जहां से दिल्ली की सत्ता, जहां पर मैं खड़ा हूं, रायसीना हिल्स तक पहुंचने का रास्ता बनता है, वहां पर बिजली की निर्बाध आपूर्ति और उसके साथ में सही बिल लोगों तक अब पहुंच पाएंगे, ये शायद उम्मीद की जा सके। राजनयिक चैनल से इन दिनों ये दुष्प्रचार संभव नहीं है, तो सोशल मीडिया का सहारा लेकर खूब जोर से चिल्लाओ। और ये करें कैसे आप? सोशल मीडिया के जरिए कुछ खरीदे हुए एजेंडाधारियों, मनोरंजन की दुनिया के कुछ सितारों और उदारवाद के चोले में बैठे मुखौटाधारियों के साथ में। किसान आंदोलन के दौरान जिस तरीके से दुनिया भर के कुछ सेलिब्रिटी इसमें कूदे, भारत की छवि दमनकारी राष्ट्र के रूप में बनाने की कोशिश की गई, ये आपसे छिपा नहीं है। खैर, इसका माकूल जवाब बॉलीवुड से लेकर पूरे मुल्क ने शिद्दत से दिया, लेकिन इसी बीच भारत के मस्तक यानी जम्मू कश्मीर से एक ऐसा फैसला आया जिसने इन एजेंडाधारियों को बिल्कुल तथ्यों और तर्कों के साथ में जवाब दे दिया। ये फैसला है 4G की बहाली को लेकर, लेकिन ये कोई इनको जवाब देने के लिए नहीं दिया गया है। इसी में छिपी है राज की बात कि 4G क्यों आया। देश के मस्तक में 4G सेवाएं बहाल हो गई। ऐसे इलाके से जहां मानवाधिकार के मुद्दे पर पाकिस्तान समेत देश और दुनिया की तमाम शक्तियां भारत पर आरोप मढ़ती चली आ रही थी। अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद लगातार स्थिति सामान्य करने और लोगों के बीच विश्वास बहाली की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए सरकार ने वहां इंटरनेट की 4G सेवा को शुरू करने का फैसला ले लिया। अनुच्छेद 370 लागू होने के बाद 5 अगस्त 2019 से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। 17 अगस्त 2019 से 2G सेवाएं तो बहाल हो गईं,
लेकिन 4G सेवाओं पर रोक थी। 2G को भी अक्सर सुरक्षा कारणों से बंद करना पड़ता था। डिजिटल और सूचना क्रांति के इस दौर में इंटरनेट सेवाएं बाधित होना या उन्हें सीमित करना बड़ा मसला है। अफवाहें न फैलाई जाए, इसके लिए एक समय चाहिए था। और आप हमें पूछ रहे हो भाई अधीर रंजन जी, 2G और 4G, आपने तो मोबाइल ही बंद कर दिए थे और 20 साल तक बंद कर दिए थे। वाजपेयी जी की सरकार ने आकर 2G 4G छोड़ो, मोबाइल सर्विस ही बंद कर दी थी। कहां गए थे उस वक्त सारे अधिकार? मैं आपको पूछना चाहता हूं माननीय, आपके माध्यम से, कहां गए थे सारे अधिकार? जब विपक्ष में बैठते हैं तब अपने समय में क्या किया था वो भी तो थोड़ा याद रखना चाहिए, वरना फिर सुननी पड़ेगी। मान्यवर, ये हमें 4G और 2G का कह रहे। आंदोलनकारी किसानों के बीच भी इंटरनेट सेवा ना होना ही दुनिया में मुद्दा बनने का सबब बना। ऐसे में जम्मू और कश्मीर में 4G की बहाली ऐसी वितंडावादी ताकतों के मुंह पर करारा तमाचा तो है ही, लेकिन राज की बात कहीं इससे ज्यादा बड़ी और दूरदर्शी नीति से जुड़ी हुई है। आपको ध्यान रहे कि नापाक पड़ोसी लगातार घुसपैठ की कोशिशें करता चला आ रहा है। इसको लेकर जो इंटरनेट सेवाएं हैं या मोबाइल सेवाएं हैं, उनमें कुछ बाधाएं हैं और उनकी कुछ सीमाएं हैं। इसको लेकर घाटी का युवा वर्ग भी खासा नाराज है। तो इसको लेकर भी सरकार के दिमाग में प्लान था, लेकिन असली बात इससे भी ज्यादा बड़ी। साथ ही यहां स्थानीय निकाय के चुनाव के बाद से ही लगातार मांग उठ रही थी 4G सेवाओं को लेकर। व्यापार भी परवान चढ़ रहा है, लेकिन व्यापारी वर्ग को इंटरनेट में सीमाएं उनकी असीमित व्यापार की संभावनाओं को छीन कर रही थी। उनकी तरफ से भी यही मांग थी, लेकिन सुरक्षा और शांति बहाली केंद्र और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की प्राथमिकता में सबसे ऊपर थी। इसीलिए पिछले दिनों मनोज सिन्हा जब दिल्ली आए और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, तो यही मुद्दा सर्वोच्च प्राथमिकता में था। सबसे बड़ी राज की बात यही छिपी है कि 4G सेवा की बहाली विश्वास बहाली की दिशा में जितना बड़ा कदम है, उससे ज्यादा यहाँ पर शांति और सुरक्षा कायम रखने में भी इसकी मदद मिलेगी। हालांकि पहले ये उल्टा था। दरअसल आपको बता दें कि सेना और सुरक्षा बलों के अधिकारियों ने जब मंत्रणा की तो ये पाया कि उनका मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत मजबूत हो चुका है। ऐसे में आम लोगों को इस सेवा से वंचित रखना उचित नहीं होगा। दूसरी बात ये कि आतंकवादी जब भी किसी ऑपरेशन को अंजाम देते हैं तो उसका वीडियो बना तस्दीक के लिए अपने आका को भेजते हैं। इस सेवा के शुरू होने के बाद जाहिर तौर पर ये तत्व इसका भी उपयोग करेंगे और डाटा ट्रांसफ़र होगा। सुरक्षा एजेंसियों के लिए इसे ट्रैक करना और ज़्यादा आसान होगा। अभी बड़े ऑपरेशन में आतंकवादी सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, जिसका डेटा ट्रांसफ़र नहीं होता है और उसे ट्रैक कर पाना सुरक्षा बलों के लिए आसान नहीं होता है। लेकिन एक बार 4G सेवा बहाल हो गई तो उसके बाद इसके उपयोग से बच पाने का मोह त्याग पाना किसी के लिए शायद ही संभव हो। और साथ ही विश्वास बहाली की वजह से युवाओं को जो ये नेमत मिली है, इसका भी ये सदुपयोग करेंगे, ऐसा मानना है वहाँ के नीति नियंताओं का। उनको लगता है कोई भी अप्रिय हरकत दिखने पर वो कम से कम सुरक्षा बलों के साथ में इसे साझा करेंगे, जिससे आतंकवाद की नाभि पर प्रहार करने में उन्हें ज्यादा मदद मिलेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।